नमस्कार। एबीपी नेटवर्क का ये मंच है जहां एक एक कर खास मेहमान आ रहे हैं और मैंने पहले भी कहा था कि राष्ट्र को समर्पित इंडिया 2047 ये कॉन्क्लेव और इस सत्र में एक बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं शिशिर प्रियदर्शी जी। जोरदार तालियां शिशिर जी के लिए। शिशिर जी के सामने हम सबसे मुश्किल सवाल रखने जा रहे हैं। इंडिया 2047 जो लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, ये एक सपना है विकास हासिल करने का, और वहीं दूसरी तरफ नेट जीरो 2070 जो एक जिम्मेदारी है पर्यावरण के संरक्षण की। अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं या फिर ये बिल्कुल दो कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू पॉइंट्स हैं और हम देश की गाड़ी को दो अलग अलग दिशाओं में तो नहीं खींच रहे हैं सर? बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरी स्वाभाविक है कि 25 साल जिनेवा में रहने के बाद हिंदी उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी मेरी एंकर की है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली विरोधाभास है या नहीं है। हम एक एक मिनट ज़रा दोनों अपने इन लक्ष्यों को सोच लें। हम लोग एज अ कंट्री कमिटेड हैं कि 2047 तक एक विकसित भारत का रूप ले लेंगे। ये शब्द हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, हम सब लोग कहते हैं विकसित बाय 2047। व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन? एक आम आदमी से पूछिए। केवल जीडीपी का $30 ट्रिलियन हो जाना इज नॉट इनफ। वीव गॉट टू हैव एडिक्वेट हाउसिंग, एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ। मतलब बेसिकली अगर आप एक पॉइंट लें, जब सब लोग हैं, अगर आज हम आपसे कहें कि 30 ट्रिलियन हो गए हैं, until and unless it has made a difference to you individually, व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है तो नहीं। और सबसे बड़ा जो एक बिंदु उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए होगा वो होगा पावर। एनर्जी विल बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने बहुत अच्छा अभी पिछला सेशन सुना, बहुत ही बढ़िया, बहुत पॉजिटिव। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव सेशन। देयर वाज वन वर्ड मिसिंग इन दैट एंटायर सेशन: the energy need that the country would require to reach the kind of AI level that we need. मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। इस समय हमारा लगभग पूरे देश में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है करीब 500 गीगावाट्स है। Again, the number may not mean anything. Let me give you comparisons. Entire UK, entire Great Britain की installed capacity is just over 100 gigawatts. हम 500 पे हैं, जबकि हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन यूके के पर कैपिटा कंजम्पशन से लगभग 1/10 है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स वुड बी टू क्रॉस दिस बैरियर, एंड उसके लिए हम लोगों को लगभग 2000 गीगावाट का टारगेट बाय 2047 चाहिए। मतलब हमें 4 times वी हैव टू इंक्रीज आवर प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या ये सब ग्रीन और रिन्यूएबल से हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। 2 कारण से कि इट इज नॉट जस्ट द कंट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो ग्रीन, इट इज एज मच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट वी आर गोइंग ग्रीन while ensuring energy at an affordable price. आज हम सब ग्रीन कर दें बट आपका बिजली का बिल दुगना या तिगना हो जाए, दैट इज नॉट ग्रीनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो एक तरफ तो ये हमें करना है, दूसरी तरफ क्लियरली हमारा लक्ष्य है, जैसा आपने कहा, 2070 तक टू बी एब्सोल्युटली नेट जीरो। नाउ ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है कि हम कैसे करें। मेरा एक सिंपल इसका मतलब सिंपलिस्टिक व्यू कह लीजिए है कि वी कैन नॉट सी देम एज बीइंग डाइवर्जेंट एंड इनकम्पैटिबल। हमें बिल्कुल ये इंश्योर करना है कि नॉट ओनली डू वी ग्रो बट वी ग्रो ग्रीन। और 2 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं हमारे पास एज कंपेयर टू जो और प्रीवियस दशक में या शताब्दी में इस तरह लोग ग्रो किए हैं, कंट्रीज ग्रो की हैं। टुडे वी हैव फार बेटर टेक्नोलॉजीज टू ग्रो की। जब अमेरिका डेवलप कर रहा था तब क्या रिन्यूएबल एनर्जी थी? नहीं थी। जब यूरोप डेवलप कर रहा था तो क्या उनके पास सोलर पैनल्स थे? नहीं थे। सो इन सम वेज दे आर हैविंग टू रेट्रोफिट व्हाट दे हैव। तो मतलब हम टारगेट अचीव कर सकते हैं या हमें कुछ समझौते करने पड़ेंगे इस रास्ते में? देखिए, अगर हम कॉपी करेंगे जो वेस्ट ने किया है, हम टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे।
We have to carve our own path. We have to be very individualistic about it. सर माफी के साथ, हाँ, हाँ. मतलब कॉपी तो हम करेंगे क्या? ये जितनी वेस्ट की कंट्रीज, जितने डेवलप नेशंस हैं, आप इतिहास उठाकर देखिए, ये सब तो पहले डेवलप हो गए और अब ये ज्ञान देते हैं हम लोगों को सस्टेनेबल ग्रोथ का। तो ऐसे में हमारे सामने क्या किसी दुनिया के देश का कोई ऐसा मॉडल है? इस मामले में भी हमें अपना मॉडल, मतलब इस मामले में भी हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपनी लकीर खुद खींचनी होगी। एक तो बात बिल्कुल आप सत्य कह रही हैं कि ये सब देश ऐसे थे जिन्होंने जब इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, इन्होंने पर्यावरण के बारे में एक बिंदु नहीं सोचा, एंड इनकी ग्रोथ हो गई, इंडस्ट्रियलाइज हो गए, एंड देन सडनली दे बिकेम द बिगेस्ट प्रीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगर आपको, और ये मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही नहीं, अगर आपको जेन्युइन ग्लोबल डबल स्पीक का एग्जाम्पल चाहिए, नथिंग कुड बी वर्स देन दिस। उसका एक सत्य ये है कि एक तरह से यू कुड इवन कॉल इट किकिंग अवे द लैडर, कि आपने एक पर्टिकुलर लैडर इस्तेमाल करके एक स्तर पे आप पहुंचे, उस स्तर पे पहुंच के यू वांट टू किक दैट लैडर अवे। सडनली ऑल दिस टॉक अबाउट कितना जरूरी है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी मस्ट प्रिजर्व द प्लैनेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। You've completely forgotten about the present generation. What about the developmental obligation that every government in a developing country has towards its masses, including India? तो sorry, थोड़ा seriously बोल गया, मुझे बोलना और आपकी तरह हमें उनको रास्ता दिखाना है, हम उनका रास्ता नहीं देखेंगे, हमें उनको रास्ता दिखाना है, not the Western world, but developing countries को, कि हम दोनों लक्ष्य साथ साथ कर सकते हैं, इनको कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में ना माने, इनको ये माने कि द ग्रोथ विल बी सस्टेनेबल, दैट इज द ग्रोथ व्हिच विल लीड अस टू डेवलप। तो मतलब यहाँ पर वो स्पेस है जहाँ भारत वाकई में विश्व गुरु बनकर उभर सकता है, जो दुनिया के अन्य डेवलपिंग नेशंस हैं उनको रास्ता दिखा सकता है। सवाल अब मेरा ये है कि ये क्लाइमेट जस्टिस की हम बात करते हैं, आप देखिए जो ग्लोबल एमिशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ का हिसाब देख लीजिए और भारत का देख लीजिए, तो उसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ऐसे में क्या हम पर दबाव ज़्यादा है? देखिए, दबाव उतना होता है जितना आप लें। आप किसी भी क्रिकेटर, आजकल आईपीएल चल ही रहा था, पूछें तो वो कहते हैं हम तो जाते हैं, हम अपने जोन में चले जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग इस ग्लोबल इशू को दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो हर कॉप से बड़ा तो कोई ग्लोबल इवेंट होता नहीं, उसमें जाएं और हम निरंतर ये कहते रहे, आपने पोल्यूट किया था तो आप अब पैसे दीजिए जिससे कि हम भी ग्रीन की तरफ जा सकें। कहते रहिए, निरंतर कहते रहिए, आपको यू विल गेट लिप सर्विस, यू विल आस्क फॉर $3 trillion, यू विल गेट 600 बिलियन, यू विल नॉट गेट दैट मनी। और वो मिलता भी कैसे? ये तो जो हम लोग डेवलपमेंट कोऑपरेशन में इतने साल WTO में काम किया है, अगर कोई कंट्री कह भी रही है वो आपको 5 करोड़ दे रही है, उसमें 4.5 करोड़ तो जो चला जाएगा उनके विशेषज्ञों को आपके देश में फ्लाई करके लाना। व्हाट हैव यू रीच्ड आउट ऑफ इट? नथिंग। सो व्हाइल हमें क्लाइमेट जस्टिस के रूप में ये तो कहते रहना है कि पोल्यूटर पेज फर्स्ट प्रिंसिपल रहे, आपने पोल्यूट किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट इंटरनली वी मस्ट कंटिन्यू टू डू एज इफ इट डजंट मैटर टू देम। ये एक सत्य है विश्व का कि हम लोग कह रहे हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री होना चाहते हैं 2047 तक। ऑन द पब्लिक फोरम एवरीवन विल क्लैप, प्राइवेटली डू यू थिंक दे आर कीन वी बिकम? आपको इतने रोड़े पड़ेंगे। The Trump tariffs are only one such example. You will get 100 such examples where what is being said will not be implemented। और आपको वही बिल्कुल इसमें रमाना सत्य है कि आपको खुद ये वास्तव में अपना बात करना है, उसके लिए आपको खुद पैसे इकट्ठे करने हैं, खुद पैसे इसमें लगाने हैं, एंड इट्स अ लार्ज सम ऑफ मनी। नॉट दैट कि आप क्लाइमेट जस्टिस के लिए फाइट ना करते रहें, क्लाइमेट जस्टिस का एक और पॉइंट, एक तो क्लाइमेट जस्टिस है व्हेन वी लुक एट आवरसेल्व्स एंड अदर कंट्रीज, बट लेट्स आल्सो इंश्योर क्लाइमेट जस्टिस विद इन आवर कंट्री। हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं कि कोल को बंद कर दिया जाए, कितने लाखों परिवार हैं जो कोल या थर्मल एनर्जी पे निर्भर हैं। ट्रू क्लाइमेट जस्टिस विल स्टार्ट एट होम। तो सर, ये जो एनर्जी का बैलेंस है वो कैसे बनेगा? कितनी निर्भरता कोल पर, कितनी रिन्यूएबल एनर्जी पर, कितनी न्यूक्लियर पर, इसको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? अब मैं
कुछ देर के लिए अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता हूँ। जब मैं बहुत पहले करीब 20 वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहा, तो हम लोग से कहा जाता था कि जब कुछ ऐसी बात बोलनी है तो कह दो प्राइवेटली बोल रहे हैं, बट यू वेरी सून रियलाइज कि दैट इज द वन विच इज ऑफन कोटेड द मोस्ट। आपने 4 बहुत अहम हमारे एनर्जी पोर्टफोलियो के पिलर्स का नाम लिया, and trust me, they are all 4 so important that let me repeat them. Obviously सब लोग बात रिन्यूएबल की कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और इस समय हमारा टोटल 500 गीगावाट में लगभग 250 गीगावाट रिन्यूएबल हो गया है। आफ्टर चाइना वी आर प्रोबेबली द बिगेस्ट रिन्यूएबल नाउ प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो रिन्यूएबल तो पक्का रहेगा, जिसमें दोनों सोलर और विंड आया। यू विल सर्टनली हैव गैस, एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट ये रहेगा। फिर जिसके हमारे पास अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, और जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रेशर अट्रैक्ट करता है कोल। वी हैव वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसोर्सेज, और सब कहते हैं कोल बिल्कुल मत प्रयोग करो। कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम कोल का इस्तेमाल भी करेंगे, बट इन अ मोर क्लीनर वे। फॉर एग्जाम्पल कोल, एंड आई लव टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू, कोल गैसिफिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, जिससे वी कैन प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, वी कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ अदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स विद मच क्लीनर वे। पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए। बिल्कुल, पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए आपसे सीख रहा हूँ हम लोगों को करना है। और बहुत महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार ने उठाया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को शायद उन्होंने 47 या 38,000 करोड़ दिए हैं to support private sector into coal gasification। चौथा, न्यूक्लियर। हम लोग कई बार न्यूक्लियर की बात नहीं करते हैं, और टारगेट्स भी थोड़े कम हैं। न्यूक्लियर मिशन में 100 गीगावाट्स करना है, बट अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लें, अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का प्राइवेटाइजेशन जो कि शांति बिल से हो रहा है लें, तो वास्तव में इट विल बी वेरी वेरी दिस विल बी द 4 पिलर्स। इनफैक्ट द राइट वे टू से इट कि अगर, और मैं मुझे 2 पिलर्स और ऐड करने दीजिए जो कि कभी वार्ता ही नहीं होती है। वार्ता किसकी होती है? रिन्यूएबल, गैस, कोल और न्यूक्लियर। जो 2 चीज़ों की कभी वार्ता नहीं होती है, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। यू कैन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड जनरेट, आप उसके ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली करेंगे, और आजकल की एनर्जी के परिप्रेक्ष्य में आपको स्टोरेज पे तो करना ही है काम। So these 6 will actually form the 6-engine aircraft that will take India to Viksit 2047। और फिर नेट जीरो 2070 तक भी 100%। देखिए, नेट जीरो का ये मतलब नहीं होगा कि हमारा कोल या फॉसिल फ्यूल बिल्कुल बंद हो जाए। नेट जीरो का ये मतलब होगा कि हम जितना अगर कोल से कार्बन एमिट कर रहे हैं, तो उतना ही बैलेंस आउट बाय पॉजिटिव कार्बन कर रहे हैं। मतलब नेट जीरो होना है, ये नहीं है कि जीरो एमिशन होना है। तो मतलब इससे जो हमारी ग्रोथ एस्पिरेशन है, उस पर कोई रोक, कोई लिमिट, कोई ब्रेक नहीं लगेगा? देखिए, लगेगा तो हल्का सा अंकुश लगेगा, लेकिन हमें उस अंकुश को एम्ब्रेस करना है। हमें वास्तव में सोचना है कि वी हैव टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ बाय इंश्योरिंग कि ग्रोथ ग्रीन है। कुछ इनिशियल स्टेजेस में पैसे ज़्यादा लगेंगे, इनिशियल स्टेजेस में समय ज़्यादा लगेगा, बट फाइनली अगर आप इसको एक मैराथन देखें न कि स्प्रिंट, देन इन द लॉन्ग रन दिस विल बी फार बेटर फॉर द कंट्री। तो मतलब ग्रीन ग्रोथ वर्सेस फास्ट ग्रोथ वाली बहस में जाना ही नहीं है, और जो नेट जीरो है उसको एक मौके की तरह देखना है, एक बोझ की तरह नहीं, भार की तरह नहीं। बहुत सुंदर आप कह रहे, मतलब हम लोगों को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। तो यू टेल मी दिस साइड, मतलब इतनी अच्छी तरह आप कहती हैं। बिल्कुल। देखिए, इसी जो सबसे पहला प्रश्न आपने पूछा था कि क्या विरोधाभास है, विश्व में विरोधाभास ही माना जाता है। हम भी करीब 20 साल पहले से जब WTO में काम करना शुरू किया, तो देयर वाज दिस परपेचुअल डिबेट बिटवीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। मैं एक्चुअली कहता हूं कि आज की तारीख में इनको यू हैव टू कंसिडर दीज एज 2 हैंड्स दैट यू हैव टू होल्ड साइमल्टेनियसली, नॉट सेपरेटली। तो सर, फिर अगर हम इस तरीके से विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और 2047 का अपना लक्ष्य हासिल करेंगे, तो वो विकसित भारत जो है उसमें कामयाबी के मायने, जहां से आपने अपनी बात शुरू की थी, वो क्या होगी जन जन के लिए?
मैं तो कहूँगा जन जन से ही पूछना चाहिए, बट देखिए वास्तव में तो एनीथिंग जिसको कि हम विकसित भारत कहेंगे मस्ट मेक अ डिफरेंस टू अस। मैं ये मानूंगा कि 3 उसके मुद्दे बहुत आवश्यक हैं, और भी होंगे, मैं 3 पे रुक जाऊंगा। एक तो जैसा कि कह ही चुका हूं, एनर्जी पावर, एंड टू द एक्सटेंट रिन्यूएबल कंपोनेंट ऑफ दैट एनर्जी पावर। इसको मुझे 1 सेकंड में एक्सपैंड करने दीजिए। अभी इत्तेफाक से करीब महीने भर पहले मैं गुजरात में खावड़ा गया। खावड़ा has got one of the largest solar power plants, 30 gigawatts. Again, केवल ये नंबर आपको उतना अगर ना मायने दे, 540 किलोमीटर पे सोलर पैनल्स लगेंगे, 540 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगेन ये अगर दिस नंबर में नॉट मीन एनीथिंग, पेरिस का टोटल क्षेत्रफल करीब 110 स्क्वायर किलोमीटर है। तो वी आर लुकिंग एट अ सोलर पावर प्लांट 5 times द साइज ऑफ पेरिस। ये भारत है, जिस गर्व से पिछले सेशन में हम थे। अगर भारत में पेरिस से 5 गुना साइज का बन सकता है, जहां आप एक पता नहीं 200 फीट के आप टावर पे चले जाएंगे, एज फार एज यू आई कैन सी इट विल ओनली शो दैट। सो सबसे पहले विल बी एनर्जी पावर। द सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वील हैव टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग पावर। सर्विसेज पे हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है, सर्विसेज पे हमारी जॉब क्रिएशन नहीं हो सकता है, और अगर उस विकास और प्रगति को हमें जन जन घर घर क्षेत्र प्रदेश में लाना है, मैन्युफैक्चरिंग विल बी एब्सोल्युटली एसेंशियल। कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ये सब इस मैन्युफैक्चरिंग पावर के हब्स होंगे। तो एक एनर्जी, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा जो ह्यूमन पावर है, जो हमें चाहे वो एआई के रूप में हो, चाहे वो स्किलिंग के रूप में हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल हो, मतलब मैं तो कहूँगा इसको आप 3 पावर मान लीजिए, एनर्जी पावर, मैन्युफैक्चरिंग पावर एंड ह्यूमन पावर। These 3 will be absolutely essential components हमारे लिए, हमारी विकसित भारत को जाने के लिए। ये तो आपने बिल्कुल फ्रेमवर्क खाका सामने रख दिया, लेकिन क्या इसमें कोई रोड़ा, कोई बाधा भी आ सकती है जिस पर गौर करना जरूरी है? बहुत सारी। देखिए, लेट मी स्टार्ट अगेन, गो बैक टू द मैक्रो लेवल। क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा वही होती है। चर्चा ये होती है कि हमें अगले 17-18 साल 8% की ग्रोथ, एनुअल जीडीपी ग्रोथ चाहिए। कहना आसान है, शब्द भी आसान है। आपका 15 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, योर ग्रोथ कैन फॉल बाय 0.5 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट एकदम। तो रोड़े तो देखिए बहुत हो सकते हैं। आजकल का जियोपॉलिटिकल माहौल कंप्लीटली, देयर इज वेपनाइजेशन ऑफ डिपेंडेंस। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी और WTO जैसे एंटिटीज बने थे, तो उसका एक उद्देश्य था कि जितना हम एक दूसरे पे निर्भर होंगे उतना शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि डिपेंडेंसी को आज वेपनाइज किया जा रहा है, एंड इफ डिपेंडेंसी इज गोइंग टू बी वेपनाइज्ड, देन बी श्योर देयर विल बी लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन आवर पाथ टू 2047. बट लाइक एनी गुड गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, I am absolutely certain, has got lots of planning, and that is why we might even plan for a 9% growth, knowing कि कुछ periods होंगे कि 7% आ जाएं. But, and let me also end this bit with that, हम लोगों को उतना ही emphasize state governments की growth पे करना है। हमारा देश, अब देश थोड़ी है, इतने सारे राष्ट्रों का एक संगठन है। बिल्कुल। उनमें we have to ensure 9% growth. बड़े रोड़े आएंगे जैसा आप कह रही हैं, but I'm fairly successful. The kind of positivity we have in the population and the kind of planning we have in the government, we should be able to overcome. तो आपने जो अभी ऑब्स्टिकल बताया वो वैश्विक कारण आपने गिनाए, है ना? जी। तो सर कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे हाथ में है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, कंट्रोल मतलब नेशनल वेरिएबल्स तो ऑफ हैंड मुझे नहीं लगता है कोई है। स्वाभाविक है, कुछ अजम्पशंस होते हैं हमारे जो कि हम इस बात पे अज्यूम कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जनगणना की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें हम सबसे आगे रहेंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितना भी हम खुद जनरेट कर रहे हैं
कैन ऑल गो इनटू ग्रोथ, सडनली डिफेंस की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं चला जाएगा. सो देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स जो कि इंटरनल है. assumptions में थोड़ा कंजर्वेटिव रहने की जरूरत है. सर्टनली मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस. और आपने पॉपुलेशन का क्योंकि जिक्र किया यहाँ पर, तो पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको लगता है कि मिलने वाला है इंडिया को? सर्टनली मिल भी रहा है, मिलेगा भी. केवल पॉपुलेशन ही ना कहिए, लेट अस कॉल इट द वेरी यंग एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन. वी आर जेन्युइनली बेस्ट, बट ब्लेसिंग्स केवल यूथफुलनेस ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड से नहीं आती है. आई ऑलवेज वांट टू ऐड दैट वन अदर एलिमेंट टू इट, द एम्बिशन ऑफ द यूथफुल पॉपुलेशन. उससे डेमोग्राफिक एडवांटेज मिलता है. एंड ट्रस्ट मी, द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड लेवल ऑफ एम्बिशन टुडे इज फार मोर व्हेन आई वाज एट दैट एज. सर, सबसे महत्वपूर्ण आप किसको मानते हैं, मतलब ये दोनों टारगेट्स अचीव करने के लिए? हमारी पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए, कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर कुछ और? देखो, दो चीज़ मैं कहूँगा, एक मत कहिए. यू नीड द एब्सोल्यूट राइट पब्लिक पॉलिसीज, और उसमें थिंक टैंक्स, हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं. चिंतन जो है, केवल एक काम हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं. जो भी परसेप्शन, कंसर्न्स, कंस्ट्रेंट्स ग्राउंड लेवल पे हैं, हमारा काम है उन्हें सरकार तक पहुंचाना. पब्लिक पॉलिसी का पूरा हक सरकार का है. अगर हम ये माने कि जो हम उन्हें अपने सुझाव दे रहे हैं वो सब मान लेंगे, तो हम गलत कर रहे हैं. तो एक चीज तो है पब्लिक पॉलिसी ग्राउंडेड इन ग्रास रूट रियलिटी, नॉट पब्लिक पॉलिसी जो कि फॉर्मुलेटेड ओनली इन AC rooms. बिल्कुल एयर कंडीशन रूम. The second thing which would be most important is generation of domestic resources. हम किसी और पे निर्भर हो सकते हैं, वर्ल्ड बैंक पे, IMF पे, WTO की विभिन्न स्कीम्स पे, बट फाइनली we've got to be generating our own resources. and इधर भी अगर आप पिछले 10 साल का ग्राफ देखें, it's a very very positive trajectory. I think each one of us individually must also acknowledge the fact that our contribution through direct and indirect revenue that the government collects is very important. तो शिशिर सर, इतना चैलेंजिंग जो सामने टारगेट है, विकसित भारत 2047 और नेट जीरो 2070, शिशिर जी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें एक सुझाव क्या देंगे? वास्तव में एक ही सुझाव दूंगा जो खुद फॉलो कर रहा हूं, कि फर्स्टली ये दोनों चीजें इनकम्पैटिबल नहीं हैं, और ये देश के लक्ष्य नहीं है, ये प्रदेश के लक्ष्य नहीं है, ये हम सबके व्यक्तिगत लक्ष्य है. क्या बात है, मतलब ये सिर्फ दो लक्ष्य नहीं है, ये दो अलग अलग रास्ते नहीं है, बल्कि चुनौती ये है कि इन दोनों में संतुलन बिठाया जाए, और संतुलन बिठाकर पहले 2047 विकसित भारत वाला पड़ाव हासिल कर, उसके बाद नेट जीरो 2070 की तरफ भारत कदम बढ़ा दे, और दुनिया के सामने अपना मॉडल रख के वाकई में जो विश्व गुरु वाली भारत की पहचान है उसको और मजबूत करे. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ के मंच पर आने के लिए. बहुत 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 धन्यवाद शिशिर जी. प्लीज हमारे साथ स्टेज पर बने रहे. I'd like to request Poonam Batra, Regional Sales Director, ABP Network, and Rajat Uppal, Business Head, BAE, ABP Network, to please join us on stage and honor our guest with a memento from the ABP Network.